हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का यूट्यूब चैनल एडवेंट एडू में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग अपने इस फिजिक्स के सीरीज में तीसरा क्लास स्टडी करने वाले हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है उसको एक बार देख लेते हैं। अब तक हम लोगों ने आवेश के बारे में जाना, उसके बाद हम लोगों ने जाना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने सीखा था, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है और इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, यानी कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की एंट्री करा करके या फिर उस परमाणु में से हम इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके हम उस परमाणु को धन आवेशित या ऋण आवेशित करते हैं। और ये सीखा था कि प्रोटॉन के आवेशन के लिए, यानी कि उसका धनावेशित होना या फिर ऋणावेशित होने का जो एकमात्र कारण है वो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालना सुगम होता है और प्रोटॉनों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपका इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, न कि प्रोटॉन। उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि किसी भी परमाणु या पदार्थ को आवेशित करने की कुल कितनी विधियां होती हैं। तो हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी परमाणु या पदार्थ को आवेशित करने की 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 प्रेरण द्वारा आवेशन, नंबर 2 घर्षण द्वारा आवेशन, नंबर 3 चालन द्वारा आवेशन। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो क्लासेस में डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पदार्थों के प्रकार कितने होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप जान लीजिए कि कांच की छड़ और रेशम को रगड़ने पर यानी कि ये आपकी कांच की छड़ हो गई और इस कांच की छड़ में हम रेशम जो कि एक कपड़ा होता है, तो रेशम के कपड़े पर जब हम कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा कांच धनावेशित हो जाता है। ये जो कांच है ये धनावेशित हो जाता है, जबकि रेशम आपका ऋण आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार से आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल, यानी कि बिल्ली की खाल अगर हो और आबनूस की छड़ हो तो इनको अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो आबनूस है वो ऋण आवेशित हो जाता है तथा ये जो खाल है बिल्ली की खाल ये धन आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ और वस्तुओं के भी कॉम्बिनेशन होते हैं। आगे हम इनको डिस्कस करेंगे कि उनकी एक लिस्ट देंगे जहां पे आप जान सकेंगे कि किस वस्तु को रगड़ने पर कौन सी वस्तु धनावेशित होगी और कौन सी ऋणावेशित होगी। इसकी हम एक पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ जो हैं वो बेसिकली आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसको आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। और वो ये है कि नंबर 1 आपका आता है चालक। तो नंबर 1 आपका क्या है? चालक पदार्थ, जिसको हम कंडक्टर बोलते हैं। नंबर 2 आता है आपका अर्धचालक, जिसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। नंबर 3 आपका आता है विद्युत रोधी पदार्थ, इसी को हम कुचालक भी कहते हैं, कुचालक पदार्थ, या इसी को हम अचालक पदार्थ भी कहते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी, या इसी विद्युत रोधी पदार्थ को हम कुचालक भी कहते हैं या अचालक भी कहते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मैटर। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 सेमीकंडक्टर एंड नंबर 3 नॉन कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये चालक किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुत अधिकता होती है, अर्थात कि चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत से पाए जाते हैं और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक होते हैं। इन्हीं की वजह से कोई चालक आवेशित हो जाता है। आप देखे होंगे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया या फिर सिल्वर हो गया, इन सब में आप जब करंट देते हैं तो करंट बहुत ही ईजिली ट्रैवल कर जाता है। एकदम ये जो आपका विद्युत करंट, ये आपका बहुत ही आसानी के साथ
आगे बढ़ जाता है। तो ये इसलिए आगे बढ़ जाता है क्योंकि क्योंकि ये चालक पदार्थ हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ईजिली पहुंचा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका है कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, ये सब आपके चालक पदार्थ होते हैं। ठीक। नंबर 2 आपका आता है अर्धचालक। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम होती है। यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं, चालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की अपेक्षा कम होती है। जैसे कि आपका है सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब आपके अर्धचालक हैं। आगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात इन चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थों से फिर से होने वाली है। तो वहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही डीपली देखेंगे। अभी के लिए इतना जानेंगे कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक की तुलना में कम होती है, लेकिन विद्युत रोधी या अचालक पदार्थों की तुलना में ज़्यादा होती है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम और अचालक पदार्थों से ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए आपका सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। नंबर 3 आपका आता है विद्युत रोधी या कुचालक या फिर अचालक पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है या बिल्कुल नहीं होती है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत ही कम होती है, एकदम नेग्लिजिबल होती है, चालक से भी कम, अर्धचालक से भी कम, अर्धचालक से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये जो अचालक पदार्थ होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्धचालक से भी कम होती है, क्योंकि अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक से कम होती है लेकिन अचालकों से ज़्यादा होती है, और अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होती है, और इतनी कम होती है कि इनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे कि आपकी लकड़ी है, प्लास्टिक है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है। ठीक। तो ये थे आवेश मतलब कि पदार्थ के 3 प्रकार, जो कि चालक, अर्धचालक और विद्युत रोधी या अचालक पदार्थों में बटे हुए हैं। इनकी आप नोट्स कैसे बनाएंगे? तो इनको आप नोट्स में इस तरीके से लिखेंगे। आप डालेंगे हेडिंग पदार्थों के प्रकार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से बहुत ही क्लियर नोट्स बनाइएगा। तो पदार्थों के प्रकार आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे चालक यानी कंडक्टर, और इसमें लिखेंगे कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है जिससे इनमें से होकर विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आयरन Fe, कॉपर Cu, एल्युमिनियम Al आदि। नंबर 2 आप हेडिंग डालेंगे विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ। आप चाहे तो इसको नंबर 3 पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 2 पे विद्युत रोधी या कुचालक या अचालक पदार्थ यानी कि नॉन कंडक्टर्स। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नगण्य या बिल्कुल नहीं होते, जिससे इनमें वैद्युत प्रवाह नहीं होता, जैसे कि कांच, प्लास्टिक, पोर्सिलेन, नायलॉन आदि। नंबर 3 आपका अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों की अपेक्षा कम होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वैद्युत आवेश के मूल गुण। तो ये जो आवेश होते हैं इनके अंदर कुछ प्रकृति पाई जाती है, कुछ गुण पाई जाती है। तो नंबर 1 गुण क्या है? नंबर 1 गुण है आपका आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। नंबर 2 है वैद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है। और नंबर 3 है आपका वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण तथा मूल आवेश। तो इनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आवेशों की योज्यता क्या चीज़ है। तो आवेश एक अदिश राशि है जिसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यदि किसी निकाय में n आवेश
Q1 Q2 डॉटेड Qn हो तो निकाय का कुल आवेश आवेशों के परिमाणों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉटेड Qn। नंबर 2 आप हेडिंग डालेंगे वैद्युत आवेश का संरक्षण। ये भी आपका क्या है, वैद्युत आवेश के मूल गुणों में से है। तो वैद्युत आवेश का संरक्षण में आपको क्या लिखना है कि वैद्युत आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, अर्थात आवेश सदैव संरक्षित रहते हैं। यह नियम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो आज की इस क्लास में हम इन दोनों टॉपिकों को डिस्कस करेंगे और इसके जो आगे का गुण है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आवेशों की योज्यता का कहने का मतलब क्या है, आप इसको पहले समझिए। आवेश एक अदिश राशि है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि आवेश को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है कि जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती हैं आपकी अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और नंबर 2 होता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती हैं। मुझे लगा कि ये सदिश लिखा हुआ है, सॉरी। तो अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि आपका चाल है, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है। क्योंकि कभी आप मार्केट में जब आप खरीदने जाते हो चीनी, जैसे मान लीजिए आप चीनी खरीदने गए, तो कभी आप ये बोलते हो क्या कि हमको 5 किलोग्राम चीनी पूरब की ओर दे दो? ऐसे नहीं बोलते हो ना आप हमेशा बोलते हैं कि हमको बस 5 किलो परिमाण की या 5 किलो मात्रा का चीनी दे दीजिए, तो दुकानदार आपको 5 किलो तौल के दे देता है। तो ये जो द्रव्यमान हुआ ये आपका अदिश राशि हुई। और समय भी आपकी एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसको भी व्यक्त करने के लिए हम कभी ऐसा नहीं बोलते हैं ना कि 5 घंटे पूरब की ओर, 6 घंटे दक्षिण की ओर, ऐसा नहीं बोलते हैं। हम हमेशा बोलते हैं 5 घंटे 10 मिनट 5 सेकंड, जो भी टाइम है उतना हम बोल देते हैं। तो समय हो गया, आपका द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, ये सब अदिश राशियां हैं, क्योंकि इनको व्यक्त करने के लिए हमें केवल और केवल परिमाण की ही आवश्यकता पड़ती है। और सदिश राशियां ऐसी होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि बल है आपका, तो बल आपकी क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण है, वेग है, ये सब आपकी सदिश राशियां हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए हम एक वस्तु रखे हुए हैं और हम बोलते हैं आपसे कि इस वस्तु को, मान लीजिए एक बुक है, और मैंने आपसे कहा कि भाई इस बुक पे आप बल लगा करके इसको एक जगह से दूसरी जगह कीजिए, तो आपके मन में पहले ये सवाल आएगा ना कि बल हम किस तरफ लगाएं, यानी कि इसको हमें किस तरफ विस्थापित करना है, किस तरफ इसको खिसकाना है, आप पहले ये पूछेंगे। तो मन में सवाल ये आ गया ना कि किस तरफ, तो किस तरफ ये सवाल आ जाने का मतलब है कि बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि हमें ये पहले ये जानना होगा कि भाई किस दिशा में बल लगाएं, और फिर दूसरा सवाल ये आएगा कि कितना बल लगाएं। तो कितना का संबंध परिमाण से है और किधर का संबंध दिशा से है। तो ये है अदिश और सदिश राशियां। तो आपका ये जो वैद्युत आवेश है ये एक अदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, मान लीजिए कई आवेश हैं, ढेर सारे आवेश हैं किसी भी वस्तु में, तो उस वस्तु में कुल कितने आवेश हैं इसको व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली सारे के सारे जितने भी आवेश हैं इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई निकाय है, निकाय का मतलब किसी भी वस्तु में कोई पदार्थ है, कोई सिस्टम है जिसमें कि Q1 से लेकर के Qn तक n आवेश विद्यमान हैं, तो उस निकाय में कुल, उस वस्तु में या उस निकाय में कुल कितने आवेश हैं, तो हम सिंपली सभी आवेशों के परिमाणों को, उनकी मात्राओं को क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसी गुण को हम कहते हैं आवेशों की योज्यता। उसके बाद आता है आपका वैद्युत आवेश का संरक्षण। वैद्युत आवेश का संरक्षण का अभिप्राय या उसका मतलब ये है
कि वैद्युत आवेशों को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो अर्थात हम उसका संरक्षण कर देते हैं। किसी चीज़ का संरक्षित करने का मतलब क्या है? जैसे आपकी कुछ खाद्य पदार्थ हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, या अन्य जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं, उनको संरक्षित करके रख दिया जाता है। तो संरक्षित करने का मतलब क्या है? कि वो नष्ट नहीं होने पाएंगे। तो किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज़ का नष्ट न होना या फिर उसका उत्पन्न न होना, ये संरक्षण कहलाता है। ठीक, तो वैद्युत आवेश एक मतलब कि संरक्षण का नियम का पालन करता है, अर्थात वैद्युत आवेश संरक्षित रहती है हमेशा। आप न तो नए आवेश बना सकते हैं और न ही आप बने हुए जो प्राप्त आवेश हैं उनको आप नष्ट ही कर सकते हैं। आप न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। तो किसी चीज़ को हम अगर न तो उत्पन्न कर सकते हो ना नष्ट कर सकते हो, इसी नियम को हम संरक्षण का नियम कहते हैं। तो वैद्युत आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। ठीक, तो इसी नियम को हम वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण तथा मूल आवेश क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए आप नोट्स इसी प्रकार से आप बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक आप बाकायदा साफ साफ नोट कर लीजिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ, यहाँ तक आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका नोट्स भी धीरे धीरे बनता जा रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्लासेस को रिवाइज ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि टॉपिक्स मैं एक एक टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक में पढ़ाऊँगा आप लोगों को। आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए कि जो भी आप बाकायदा पूरी तरह से आप नोट्स बनाते रहिए, और कहीं कोई कन्फ्यूज़न, कोई टॉपिक आपके बिल्कुल ना समझ में आया हो या किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक, क्योंकि मुझे आपका रिज़ल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसलिए आप बाकायदा अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और फिजिक्स इस तरीके से अगर आप तैयारी करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आप 100 में 100 ला सकते हैं, नो डाउट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में। अगर आपको ये क्लासेस अच्छे लग रहे हों तो आप इनको अपने अन्य जो फ्रेंड्स हैं, जो भी रिश्तेदारी नातेदारी में होंगे, उन सब को भी आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइएगा। एडवेंट एडू के नाम से चैनल है, तो आप इस चैनल से आप ऐड हो जाइएगा, ताकि आपको जो वीडियोज़ हैं वो लगातार आपको मिलता रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।